वंदे मातरम। ए कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में आपने क्या समझा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, किन किन चीजों का कैलकुलेशन करना है। दूसरे लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थर्ड में इंपॉर्टेंट लेजर्स, लास्ट लेक्चर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन, और ये 5वां लेक्चर है जो मेन एस्पेक्ट्स को कैश फ्लो के कंपाइल करता है, मतलब लास्ट एक्टिविटीज का कैलकुलेशन जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो आइए देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है। तो जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। वैसे यहां पे भी हम बाइफरकेट करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से किन किन सोर्सेस से पैसा आ रहा है और किन किन सोर्सेस में पैसा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनफ्लो क्या है, कब होगा? इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। जो भी शेयर हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उनको जब इशू किया जाएगा, डिवेंचर्स इशू किया जाएगा, बॉन्ड्स इशू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपको अमाउंट लिखना है वो नेट प्रोसीड लिखना है। अब ये नेट प्रोसीड है क्या, देख लेते हैं। लिख लीजिएगा नोट्स में, नेट प्रोसीड मतलब फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्लस प्रीमियम ऑन इशू, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो माइनस डिस्काउंट ऑन इशू, और अगर इस इशू में कोई कमीशन, कोई एक्सपेंसेस आप दे रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन हो या किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो भी माइनस हो जाएगा, मतलब इशू एक्सपेंसेस। और फिर जो वैल्यू आएगी वही आपके लिए क्या है? नेट प्रोसीड। सेकेंड नंबर पे आते हैं, रेजिंग लोन। अगर कोई आप लोन ले रहे हैं, चाहे वो बैंक से हो, गवर्नमेंट से हो, पब्लिक से हो, इंप्लॉई से हो, तो वो लोन भी आपके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो। थर्ड नंबर पे आते हैं, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या मतलब है? तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 12,000 और दिया हुआ है 10,000। तो ये जो 2,000 का इंक्रीज है, ये बता रहा है कि हमने बैंक से 2,000 का लोन लिया हुआ है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया? इनफ्लो। आगे बढ़ते हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का आपको लेना है, किस पे? ऑन इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स के लिए ही यूज होगा प्रोपोज्ड डिविडेंड। और ये लेना कौन सा है? प्रीवियस ईयर का। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब करेंट ईयर में डिक्लेरेशन और पेमेंट नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए जो हम पेमेंट करते हैं वो हमेशा कौन सा होता है? पिछले साल का। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड। ये भी इक्विटी शेयर्स पे होता है, और ये इंटरिम डिविडेंड क्या है? इसी साल डिक्लेयर किया गया और इसी साल इसका पेमेंट किया जा रहा है। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर है तो वो भी आ जाएगा। और क्या है?
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख और 1,50,000। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, यहां पे क्या हो रहा है, 1,50,000 से 1 लाख हो गया, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 1,50,000 था और इस साल के अंत में आपके पास 1 लाख है, तो वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये इशू तो नहीं है, रिडम्पशन है। खैर, इशू हो या रिडम्पशन हो वो अब दूसरा एस्पेक्ट है। ये जो दिया हुआ है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड, लोन के साथ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और शेयर्स के साथ है तो रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब 9% के रेट से आपको रिटर्न देना है, ठीक है। तो अब ये 9% किसका, 1 लाख का, 1,50,000 का या केवल 50,000 का? तो इंटरेस्ट या डिविडेंड या डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लीजिए, वो हर कैलकुलेशन में काम आएगा। वो क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड जो होगा, उस होल्डिंग पीरियड में जितना अमाउंट आप कैरी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उतने पे ही इंटरेस्ट डिविडेंड कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स redeemed on 30 सितंबर, तब तो अच्छी बात है, हमको पता चल गया कि एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 सितंबर आपके पास कितना रहा, 150, 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपके पास कितना रहा, 50,000 का रिडम्पशन हो गया, तो 1 लाख। अब इन दोनों वैल्यू पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब डिविडेंड का कैलकुलेशन कर लेंगे और जोड़ देंगे, वही इंटरेस्ट आ जाएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये डेट नहीं दी हुई हो क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे भाई, तब तो समस्या हो गई। तो कोई समस्या नहीं है, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वो पॉइंट क्या है, एज्यूमिंग इशू, चाहे वो शेयर्स का हो, चाहे डिवेंचर्स का हो, चाहे बॉन्ड का हो, रेजिंग जो लोन लिया जा रहा है, एट बिगिनिंग, कब मानना है, बिगिनिंग में मानना है, एंड रिडम्पशन और रीपेमेंट, रिडम्पशन किसका, चाहे शेयर्स का हो, चाहे डिवेंचर्स का हो, चाहे बॉन्ड्स का हो, रीपेमेंट किसका, लोन का, एट एंड। तो उस तरीके से हम देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे रिडम्पशन हो रहा है, तो रिडम्पशन हम कब मान रहे हैं, साल के अंत में, मतलब जो 50,000 का रिडम्पशन हुआ वो 31 मार्च को हुआ अगले साल, तो पूरे साल भर आपने कितना यूज किया, अमाउंट 1,50,000। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा 9% के रेट से, वो किस अमाउंट पे, 1,50,000 के अमाउंट पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1,50,000 का 9%, 13,500। और अगर डेट दिया हुआ है तो हम डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं और जो आएगा उसका टोटल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट और डिविडेंड के कैलकुलेशन में।
चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट पेड, वही डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, लोन पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आएंगी इसमें इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता कभी कभी। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फुट नोट में आप ये भी बताएंगे कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड का कैलकुलेशन किया है, वो इस बेसिस पे किया है। ध्यान रखिएगा, छूटना नहीं चाहिए। अब क्या है? तो लेस करेंगे इसमें से आउटफ्लो। आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या है? इशू है तो रिडम्पशन हो जाएगा ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू हम लिखेंगे वो नेट पेड की लिखेंगे। अब ये नेट पेड कैसे आएगा? नेट पेड तो वो होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उस प्रीमियम को जोड़ के यहां पे वैल्यू आएगी और वो वैल्यू लिखेंगे हम। दूसरे नंबर पे क्या आता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट यहां पे रेजिंग का, यहां पे रीपेमेंट है, इंक्रीज है तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो इस तरीके से ये आपके आउटफ्लो हैं, बैलेंस कर देंगे। और फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर बैलेंस प्लस में आ रहा है तो ये आपके लिए पैसा आ रहा है। इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, इनफ्लो फ्रॉम अगर प्लस आ रहा है तो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर यही माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट था। यहां पे एक नोट और आप ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे लाइबिलिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स के साथ था, वैसे ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट में भी आता है। तो वहां पे भी आपको ध्यान क्या रखना है? एज्यूमिंग परचेज ऑफ एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग एंड सेल एट एंड। तो वहां पे भी हमको यही मान के चलना है कि जो परचेज हम मानेंगे वो साल के शुरू में मानेंगे और एंड में आप क्या मानेंगे? सेल मानेंगे। देखिए, एक इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख का और 1,50,000 का करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? इस इन्वेस्टमेंट की सेल की डेट नहीं दी हुई है। सेल हो रहा है ना, 1,50,000 से 1 लाख, मतलब सेल हो रहा है, तो डेट नहीं दी हुई है। तो अगर डेट नहीं दी हुई है तो हमको ध्यान क्या रखना है कि सेल कब मांगना है? एंड में, साल के अंत में। मतलब जो 50,000 का सेल हुआ वो कब? साल के अंत में। तो साल भर कितना रहा आपके पास? 1,50,000। क्लियर? तो 1,50,000 का 10% हम निकाल लेंगे, वही 15,000 का इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है?
लाइबिलिटीज पे मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स, लोन पे कैलकुलेशन अभी हमने बताया ही था। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिए, तो ये जो एजम्पशन है ये अपने आप उसके साथ फिट हो जाएगा। वो क्या है? शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो, अगर डेट नहीं दी हुई है इशू की, परचेज की, रिडम्पशन की, रीपेमेंट की, तो दोनों में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ओपनिंग और क्लोजिंग में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उस पे आप इंटरेस्ट और डिविडेंड निकाल लीजिए, वो अपने आप फिट हो जाएगा। देखें यहां पे ज्यादा कौन सा है? 150। 150 पे ही अभी हमने निकाला था 10%। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 10% लोन, 1,50,000, 1 लाख। यहां क्या हो रहा है? तो अगर अभी जो हमने बताया उसके हिसाब से देखें तो 1,50,000 का 10% निकालना चाहिए, ठीक है, 15,000। रूल पे चेक कर लेते हैं, तो लोन है 1 लाख से 1,50,000 हो रहा है, इसका मतलब रेज हो रहा है। तो रेज कब मान रहे हैं हम? बिगिनिंग में। मतलब ये जो 50,000 बढ़ा वो किस तारीख को बढ़ा? 1 अप्रैल को ही बढ़ गया। तो 1 अप्रैल को 1 लाख का 50,000 और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 1,50,000। तो 1,50,000 का 10%। सिंपल। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बस एक छोटी सी पॉइंट कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस पे आप इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैलकुलेशन कर लीजिए। कब? जब डेट न दी हो तब, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फुट नोट में आप लिखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अकॉर्डिंग है। दैट्स इट। इतना ही करना है, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अलग अलग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।